आप टेस्ट देते हैं, आपको ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें याद आती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रणनीति थी मेरी ये कि मैंने उससे पहले हर साल के पेपर देखे, इसलिए मैंने सर मोबाइल को अपने आप से दूर रखा। मैंने रिवीजन बहुत टाइम किया था, अलग गाइड से या अलग अलग बुक से पढ़ने की कंपेयर में मैंने उसको रिवाइज करने पे फोकस किया। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किन्हीं के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक और आज एक बेहद महत्वपूर्ण, एक बेहद खास बातचीत लेकर हमारी टीम आप लोगों के बीच में मौजूद है। आज की हमारी इस खास बातचीत में जो हमारी मेहमान हैं वो एक सामान्य सी बालिका हैं जिनके कारनामे असामान्य हैं। मैं बात कर रहा हूं झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील की निवाई ग्राम की निवासी विदिशा खीचड़ की, जिन्होंने व्याख्याता की परीक्षा के अंदर न सिर्फ सफलता का एक ऐसा कीर्तिमान रचा बल्कि एक ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाले समय में लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनने वाली है। विदिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस खास बातचीत में। सबसे पहला सवाल जो अक्सर हर एक टॉपर से, हर एक सफल विद्यार्थी से पूछा जाता है, और आपका कारनामा, आपका कीर्तिमान क्योंकि सबसे अलग है, वो इसलिए कि आपने राजस्थान को टॉप किया है। अर्थशास्त्र विषय के अंदर पहली रैंक हासिल करना कोई आसान काम नहीं है और आपने उस असाधारण काम को साधारण बना दिया। कैसा लगता है अब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं कि कल एक सामान्य सी विद्यार्थी, एक बेहद सामान्य सी बालिका, और आज आप अपने परिवार में सबकी चहेती बन गई होंगी, अपने शिक्षकों की चहेती हैं, अपने दोस्तों की चहेती हैं, लाखों विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। इस परिवर्तन को कैसे देखती हैं? सर ज्यादा चेंजमेंट नहीं आया अभी भी जी। अभी भी वैसे ही नॉर्मल फील होता है जैसे पहले होता था। हाँ, अभी ये है कि मैं कई लोगों के लिए इंस्पायरिंग हूँ, मैं बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हूँ जी। और मैं उन लोगों के लिए वो मोटिवेटिव फैक्टर बन के, सर मैं उन सब लोगों को, स्पेशली लड़कियों को मैं गाइड करना चाहती हूँ। ये जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है जी, और ये वाकई में एक बहुत गर्व की बात भी है विदिशा जी। खास बात कि आप अपनी तैयारी के दौरान जब तैयारी कर रहे थे, हाँ जी, क्या किसी क्षण पे ऐसा लगा था कि मैं टॉप कर जाऊंगी या मैं फर्स्ट रैंक ला सकती हूँ या मुझे फर्स्ट रैंक ही लानी चाहिए? सर स्टार्टिंग में टारगेट ये था कि बस सिलेक्शन हो जाए। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ कोचिंग के मार्गदर्शन में, सर मुझे ये भी रियलाइज होने लग गया कि मैं टॉप रैंकिंग में आ जाऊंगी। फिर जैसे जैसे मेरा टारगेट एग्जाम नजदीक आती गई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मुझे ये लगने लगा कि अब तो मैं श्योर टॉप रैंक में आऊंगी। उसके बाद जैसे मैंने एग्जाम दिया, मुझे ये लगा कि मैं अंडर 10 में आऊंगी जी। फिर सर मुझे धीरे धीरे आंसर की आई, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना। उसके बाद सर मैं श्योर हो गई थी कि मैं अंडर 5 में आऊंगी, लेकिन सर मैंने फर्स्ट रैंक के बारे में कभी नहीं सोचा था। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये कि एक तो होता है कि विद्यार्थी तैयारी करे और दूसरी बात कि वो तैयारी अपने आप को ये हर क्षण पर याद दिलाता रहे कि मैं वाकई कितना नजदीक हूं अपने लक्ष्य के, कितनी दूर हूं अपने लक्ष्य के, और वो वाकई आपने किया है। विदिशा जी, बहुत से विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनमें पटवारी की परीक्षा है, रीट की परीक्षा है जो आने वाले समय में आयोजित होने जा रही हैं। तो बहुत से विद्यार्थी आपको एक रोल मॉडल, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं जी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ये बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहां से आप आती हैं, कैसा आपका बैकग्राउंड रहा, कैसी आपकी अपब्रिंगिंग रही? सर मैं झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील के छोटे से गांव निवाई से बिलोंग करती हूँ। मेरी 8वीं तक की शिक्षा हमारे गांव में सरकारी स्कूल में हुई थी। उसके बाद सर मैंने 9वीं 10वीं नवलगढ़ ये सुबोध स्कूल से की थी। 11वीं 12वीं सर 11वीं से लेके उसके बाद बीएड तक मेरी कंप्लीट एजुकेशन बगड़गे पिरामल कॉलेज से हुई थी जी। उसके बाद सर मैंने 2018 में मेरी पीजी कंप्लीट हुई और पीजी होती सर मैं यहाँ आ गई थी। तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना कोई अकस्मात निर्णय था या फिर बीएड के दौरान ही या स्कूली शिक्षा के दौरान ही सोच लिया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है? सर मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में है, ऑलमोस्ट मेरे भाई भाभी मेरी बहन सब गवर्नमेंट जॉब में है। तो सर वो अकस्मात तो कुछ भी नहीं था, वो तो पहले से फिक्स था कि करनी तो गवर्नमेंट जॉब ही है। हाँ, लेकिन ये था कि जाना किस फील्ड में है। हमेशा ये सोचा था कि जॉब करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है। सिर्फ
मेरे मामले में, मेरे केस में ऐसा हुआ कि भगवान की दया से मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने जैसे ही पीजी कंप्लीट की सिर्फ वैसे ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई और मुझे किसी और एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। और अब जब उस चीज को आपने हासिल कर लिया, हाँ जी, अब कैसा लगता है कि वो पूरी यात्रा जो देखते हैं, एक सरकारी स्कूल से, एक ग्रामीण परिवेश से निकल के आके और आज पूरे राजस्थान को टॉप कर जाना, अब पीछे मुड़ के देखती हैं तो कैसा लगता है? सर बहुत 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 अच्छा लगता है जी। परीक्षा की बात करते हैं, परीक्षा की तैयारी के ऊपर चलते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बीएड खत्म होते ही और पीजी के दौरान ही वो वैकेंसी आपकी आ गई थी। हाँ जी। और आपने ये तय कर लिया था कि इधर उधर अपने आप को डी फोकस ना करने के बजाय जो सबसे पहले आया है एग्जाम, उसकी तैयारी करते हैं। हाँ जी। तो क्या रणनीति आपने बनाई? सर रणनीति मेरी ये रही कि जैसे ही मैंने पीजी किया, वैकेंसी आ गई थी, पीजी के रिजल्ट आने से पहले वैकेंसी आ गई थी जी। तो सर मेरी फैमिली सीकर शिफ्ट हुई। ये भी मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा। और सर मैंने यहाँ आते ही कलाम कोचिंग में, ये तो था कि मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है जी। और सर स्टूडेंट्स सेल्फ में तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर सेल्फ में कुछ चीजें हैं जो उनमें टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। जस्ट लाइक कि आपको कोचिंग में नोट्स मिल जाते हैं तो आपको बुक से वो शॉर्ट नोट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपका टाइम से हो जाता है। दूसरी चीज, आपको कोचिंग में ये पता लगता है कि कौन सी चीज आपको पढ़नी और कौन सी नहीं पढ़नी। तीसरी चीज, कोचिंग में जाओगे तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है। आप खुद को कैलकुलेट कर पाते हो कि मुझे कितना आता और कितना नहीं आता, प्लस आप अपडेट होते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कंपटीशन का माहौल मिलता है, घर में वो माहौल भी नहीं मिल पाता सर। सही कह रहे हैं आप। तो ये सब चीजें थी जिसके लिए सर मैंने कोचिंग ज्वाइन की। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना कोचिंग के नहीं हो पाता, बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन मेरे कोचिंग ज्वाइन करने के पीछे कारण ये था कि मैं अपने आप को कैलकुलेट करती रहूं और मेरा मूल्यांकन टाइम पे होता रहे, जो कि मेरी फर्स्ट रैंक में इसका सबसे बड़ा योगदान था कलाम कोचिंग की टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज ने कैसे भूमिका निभाई आपकी, मतलब आपकी तैयारी को कैसे और बेहतर किया टेस्ट सीरीज ने, आप बता सकते हैं? जो भी विद्यार्थी टेस्ट देते हैं, कई विद्यार्थी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, कई विद्यार्थी पुस्तकों से प्रश्न पत्र हल किया करते हैं, तो उस पूरे प्रक्रिया ने, जो 3 घंटे आप इन्वेस्ट करते थे टेस्ट देने में, उस पूरी टेस्ट सीरीज की प्रक्रिया ने कैसे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में आपकी मदद की? जी सर बिल्कुल, टेस्ट सीरीज ने बहुत सी चीजें जी सोल्व की थी। जस्ट लाइक कि सर टाइम की प्रॉब्लम होती है, टाइम पे पेपर सोल्व नहीं हो पाता है उतने टाइम में जी। पहली दिक्कत सर मेरी ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मैं उस टाइम में मेरा पेपर सोल्व नहीं कर पाती थी। मैंने इस कोचिंग, कलाम कोचिंग का एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। अच्छा जी। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बाद जितने भी टेस्ट हुए मैंने हर एक टेस्ट दिया। उससे मुझे ये था कि एक मेरा रिवीजन हो जाता है, प्लस सर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी चीज की सर वो जो माइनर चीजें और करंट का बहुत बड़ा रोल होता है इस पेपर के अंदर, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो सर वो अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज थी कि मैंने टेस्ट दिए तो मेरा वहां से करंट तैयार हुआ, मैं करंट अपडेट होता रहा, मेरा कोचिंग के टच में रही। सर ये सब बहुत सी चीजें होती हैं, टेस्ट के तो फायदे ही फायदे हैं। अगर आप मैटर तैयार भी नहीं कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं रिवाइज नहीं कर पा रही, तो आप टेस्ट देते हैं, आपको ऑटोमेटिक वो सब चीजें याद आती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो खुद का मूल्यांकन होता रहता है और उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। नई एग्जाम पोस्टपोन होती है, आरपीएससी का एक फैक्ट सा बन गया है कि एग्जाम टाइम पे करवाती नहीं है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी और एक पाथ पे चलना, प्रॉपर पाथ पे चलना सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है मेरे को। तो वहाँ टेस्ट सीरीज ने हेल्प की। उसके लिए टेस्ट सीरीज एक बहुत मोटिवेटिंग, आपको हमेशा पुश करती रहती है उस चीज के लिए। बिल्कुल। 2 चीजें मैं यहाँ पर विद्यार्थियों के उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूंगा। 2 चीजें होती है अक्सर, जैसे कई विद्यार्थी टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब टीचर पढ़ाते हैं तो 7-8 दिन 8-10 दिन के बाद एक टेस्ट का शेड्यूल रहता है, वो पहले से फिक्स रहता है। उन 8-10 दिन में हो सकता है विद्यार्थी ने किसी कारणवश तैयारी नहीं की। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि अक्सर विद्यार्थी बोलते हैं कि यार इस हफ्ते हमने पढ़ाई नहीं की तो चलो छोड़ देते हैं, अगले हफ्ते और मेहनत करके टेस्ट देंगे, इस हफ्ते का टेस्ट छोड़ देते हैं या इस बार का जो टेस्ट है वो छोड़ देते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि मान लो कुछ विद्यार्थी टेस्ट देके आ भी गए तो उनका ये रहता है कि हाँ भी टेस्ट दे लिया, मेरा ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है, बस अपना काम हो गया। 100 नंबर का मान लो टेस्ट है, मेरे नंबर मान लीजिए 70 आ रहे हैं तो इट्स गुड। तो आपने इन दोनों चीजों के साथ अगर कोई कभी समस्या आई हो,
तो आपने इन दोनों चीजों को किस तरह से मैनेज किया या किस तरह से आपने इन दोनों समस्याओं से अपने आप को बाहर निकाला? सर ये बात बहुत बड़ी अपने आप में कि मैंने पिछले 7-8 दिन का मैटर भले ही मैंने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं अगर टेस्ट दूंगी तो सर उससे मुझे ये पता लगेगा कि उन 7-8 दिन में मैं कितना पीछे चली गई। सही है। तो मुझे एक लगन होगी कि मुझे पहले वो रिकवर करना है। और सर टेस्ट देने के बाद हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, अब एक लगन से हो जाती है कि अब मुझे टेस्ट देने ही है। क्योंकि उससे आप सर जैसे जैसे टेस्ट देने जाते हैं ना, और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देते हैं, तो लगन हो जाती है कि अब देने और अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर टेस्ट के साथ सर ये लेवल बढ़ता जाता है। और आपने टेस्ट के प्रोग्राम को भी कई बार टॉप भी किया था उस टेस्ट के उसमें? बिल्कुल सर, मैंने बहुत बार टॉप किया था जी। और ऑलमोस्ट मैं अंडर 10 में रहती थी। ग्रेट ग्रेट। तो वो जो चीज थी, आप बता रहे थे कि भाई जैसे हर एक टेस्ट के अंदर 4 ऑप्शंस हैं, आपने बताया कि मैं उन ऑप्शंस को भी पूरे टेस्ट देने के बाद, रैंक आ जाने के बाद फिर वापस उनके ऊपर अध्ययन करती थी कि भाई एक अगर सही है तो 3 गलत क्यों है। उसके ऊपर जरा एक बार बताएंगे सभी दर्शकों को? जी सर, बिल्कुल बताऊंगी सर। स्पेशली ये चीज देखने को मिलती थी हिस्ट्री, करंट और जो मैनेजमेंट का पोर्शन है उसमें वेराइटीज बहुत देखने को मिलती थी। उसमें आपने स्पेशली कलाम कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो टॉपिक होता है, जो सबटाइटल होता है, वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है और आपको वहाँ पे पता लगने लग जाता है कि आपने इसमें क्या छोड़ा है, आपकी क्या वीक पॉइंट्स हैं और आपने क्या गलती की है। वो टॉपिक, पूरा टॉपिक ही सर रिक्रिएट हो जाता है, पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाता है जी। और सर 3 जो होते हैं उससे, और कलाम कोचिंग की विशेषता ये थी कि जो 3 जो ऑप्शन होते थे ना, उनमें क्वेश्चंस होते थे और बच्चे को ये पता लगता था कि गलती, जो माइनर मिस्टेक होती है वो एग्जाम में किस टाइप की हो सकती है। तो इस तरह से आपने फिर अपने आप को हर तरीके से, हर स्पेक्ट्रम, हर दिशा में अपने आप को तैयार किया और एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपने रखी। बाकी अगर मैं संस्थान की बात करूं तो ये फैक्ट है कि सबसे बड़ी भूमिका तो आपकी खुद की होती है। संस्थान हमेशा हर विद्यार्थी के साथ होता है, लेकिन आप वो थे जिन्होंने अपने अंदर उस ऊर्जा, उस मशाल को जलाए रखा, और ये वाकई सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा या फिर एक अनुकरण करने वाली बात है जी। एक बात आपके बारे में मुझे पता चली और वो मैं सभी साथियों और सभी जो दर्शक हैं उनसे साझा भी करना चाहूंगा और इस पर आपकी भी राय जानना चाहूंगा। हमें पता चला कि न सिर्फ इस प्रक्रिया के दौरान बल्कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में ही अभी तक मोबाइल फोन को अवॉइड कर रखा है जी सर। और यहाँ तक कि आज आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद भी अक्सर विद्यार्थियों का एक रहता है, जैसे सर पापा मैं सेलेक्ट हो जाऊं फिर मुझे मोटरसाइकिल ला देना, मैं भैया सेलेक्ट हो जाऊं तो मुझे आईफोन चाहिए, वगैरह वगैरह। और आपने अभी भी अपने आप को मोबाइल फोन की इस दुनिया से दूर रख रखा है। क्या कारण था इसके पीछे? सर कारण यही था कि जब मैं जॉब लग जाऊंगी ये चीजें बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर आज मैंने मोबाइल रख लिया, भले ही मैं कुछ भी अपने आप को मैंने कितना भी कंट्रोल किया हो, लेकिन अगर मोबाइल पास में होगा तो सिर्फ वो एक होती है ना कि ये उम्र ही ऐसी होती है कि उसमें अपने आप रुचि होती है इन सब चीजों में, एक क्रिएट हो सकता है जी। डिस्ट्रैक्शन बहुत से हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो सर उसका रीजन ये है कि आप न चाहते हुए भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे, आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, ये सब हर फोन में नेसेसरी सा हो गया है। सही है। तो आप एक बार के लिए फोन उठाएंगे कि मैं एक व्हाट्सएप का मैसेज चेक कर लूं, उसके बहाने आपके एटलीस्ट फिर आपका मन करेगा मैं ट्विटर, मैं फेसबुक, मैं इंस्टा, इन सब के मैसेज चेक कर लूं जी। और उस बहाने आपके सिर्फ 1 मिनट के बहाने आपका एटलीस्ट आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि वो आधा घंटा आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है। उस आधे घंटे में आपने जो पहले पढ़ा था आप उसको रिवाइज कर सकते थे। सही बात है। इसलिए सर मैंने कभी मोबाइल वगैरह, और ये अभी इसकी नीड नहीं थी। मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती थी कि सर इसका बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो इसके नेगेटिव फैक्टर हैं वो मुझे ज्यादा लगते थे, पॉजिटिव कम लगते थे। इसलिए मैंने सर मोबाइल को अपने आप से दूर रखा, मैंने इस चीज को अवॉइड किया। और ये सब मोबाइल वगैरह सर ये आगे की लाइफ में जब नेसेसरी हो जाएगा तब लेके भी आना होगा और उसका यूज भी होगा। तो लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, खुद को साधने के लिए उन सब चीजों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। एक तरह का टेक्निकल उपवास है ये जो आपको करना पड़ेगा अगर आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो। और एक मोबाइल ही नहीं सर, मैं हर उस चीज के लिए बात करूंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको अवॉइड करो। जैसे साथी दोस्तों के साथ कभी घूमने चले जाना, एक अक्सर होता है तैयारी के दौरान। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी जी। जब
चंद्रगुप्त ने भारत का राजा बनने की सोची थी, कौटिल्य ने बनाने की सोची थी जी। तो सर उसी टाइम उनको घनानंद की बेटी दुर्धरा से प्यार हो गया था जी। लेकिन कौटिल्य ने उनको मना किया था कि आपको इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो सर वो दुविधा में फंस गए थे कि या तो मैं राजा बनूं या फिर मैं दुर्धरा से प्यार करूं। उनके पास 2 ऑप्शन थे। तो उन्होंने कौटिल्य से पूछा कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दुर्धरा से प्यार भी कर लूं और राजा भी बन जाऊं। तो कौटिल्य ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर बोले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या, तो कौटिल्य ने कहा कि अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हर कोई राजा बन जाएगा, इसलिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको दुर्धरा को छोड़ना पड़ेगा। सही है। और इसलिए आप सर वो एक बहुत बड़ी बात थी कि त्याग तो हर किसी को करना पड़ेगा। ये नहीं सोचे कि मेरे पास सारी सुविधा हो और उसके बाद मैं जो चाहूँ वो मुझे एट मोमेंट ऑन द स्पॉट मुझे सब कुछ मिल जाए और उसके बाद मेरी तैयारी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सही है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही बात कही है। मुझे आपकी बात से वो श्लोक याद आ गया। वो कहते हैं कि तस्माद असक्तम सततः कार्य कर्म समाचरत असक्तो हराचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है, कि अगर परम तत्व को प्राप्त करना है, अब वो तो ईश्वर की बात करते थे, आपके या फिर विद्यार्थियों के केस में वो परम तत्व क्या हो सकता है? अपनी परीक्षा में वांछित सफलता। और उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को एक क्षण में त्यागने का साहस रखें कि मुझे अगर ये चीज मेरी परीक्षा की तैयारी में अवरोध बन रही है। जैसे अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं, मैं आपसे बात भी करते हुए कह रहा था, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपके साथी दोस्त कहते हैं कि चलो आओ एक फिल्म लगी है देखाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं मैं तो तैयारी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो वो कहते हैं एक दिन में पढ़ के कौन से कलेक्टर बन जाओगे, 2-3 घंटे तो अवॉइड निकाल सकते ही हो। ऐसा हुआ भी होगा और तब बिल्कुल आपने जो ये बात कही है वो चीज आपके दिमाग में आई होगी और आपने अपने आप को बिल्कुल संतुलित और संयमित होकर फिर से परीक्षा की तैयारी में जुटा दिया होगा। सर जब आपका गोल फिक्स होता है कि मुझे ये करना है, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अगर 1 मिनट भी वेस्ट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। सही है। अगर मैं अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ तो सर वो मेरी सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा है। टाइम मैनेजमेंट आज के टाइम की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको टाइम की वैल्यू समझनी होगी। समय का प्रबंधन सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल वही बात है। नोट्स हैं, टीचर्स हैं, आपके क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ऑनलाइन मटेरियल सब उपलब्ध है। आपको ये लगे कि मैं 3 घंटे अगर मूवी देख के आऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब पीछे जाके सोचेंगे और स्पेशली जब एग्जाम ऐसे ही 3-3 घंटे की, वो चीज फिर हैबिट बन जाती है कि चल यार क्या फर्क पड़ता है, महीने में 2 बार अगर मैं मूवी भी देख के आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सर उस फिर एक मूवी देखने जाते हैं एटलीस्ट 3 घंटे वहां पे, फिर आप जाते हो, आप आते हो, उसका भी टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप दोस्तों के साथ नहीं बैठो तो वो टाइम वेस्ट होता है। दिमाग में फिल्म भी चलती रहती है बाद में आने के बाद। देख के आने के बाद सबसे बड़ी चीज कि आप देख के आने के बाद वो चीज 4-5 घंटे दिमाग से निकलती नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। एक चीज अक्सर होती है, अक्सर हमारे समाज में ये देखी जाती है कि एक लड़की होना, एक महिला होना निजी जीवन में भी चुनौती से भरा हुआ होता है जी। और अगर कोई लड़की, कोई महिला प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है, खासतौर पर अगर वो ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, तो ये वाकई बहुत बड़ी मुश्किल होती है। आपका निजी अनुभव कैसा रहा और आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह की चीजें देखी, तो आपको क्या लगता है, क्या एक लड़की होना वाकई में इस परीक्षा के दौर में चुनौती से भरा होता है या फिर बहुत सहज सरल या फायदेमंद होता है? सर मेरे केस में सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे इन सब चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन सर समाज में ये आज भी अवेलेबल है, बहुत सारी हर्डल्स हैं लड़कियों के सामने। मैन होता है उनका छोटी उम्र में विवाह कर देना, जिसके लिए पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी है वो सिक्योर नहीं है, हम बच्चों को शादी के बाद हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है। पेरेंट्स को ये भी लगता है, हालांकि ऐसा होता नहीं कि उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं जी। लेकिन उनका माइंडसेट होता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो गई। कईयों को लगता है कि लड़की को पढ़ा के क्या करेंगे। लेकिन सर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन उन पेरेंट्स से मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि आप बेटियों को एक बार मौका तो दे के देखें, बेटों से बहुत आगे जाएंगी।
वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं, उसके बाद वो खुद को मैनेज करके, उनको छोटा सा प्लेटफॉर्म सी होता है सर अपने आप को शो करने का, अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने का। वो हर अवसर को भुना लेती हैं। लड़कियों में ये सिक्स सेंस होता है जो भगवान ने उनको दिया। ग्रेट। और बिल्कुल इसका एक जीता जागता उदाहरण विदिशा के रूप में हमारे सामने है। विदिशा जी, पहले पेपर की तैयारी आपने कैसे की? आपने संस्था के बारे में तो बताया, लेकिन आपने खुद ने पहले पेपर को कैसे तैयार किया, पेपर 1 को? जी बिल्कुल सर पेपर फर्स्ट में मेरा टारगेट फिक्स था। मैंने हर एक सब्जेक्ट को वेटेज दिया। हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस फिक्स होते हैं कि इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो सर मैंने टारगेट बनाया कि मुझे हिस्ट्री में मैं जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो हिस्ट्री और मैनेजमेंट का होता है जी। तो मैंने फिक्स कर रखा था कि मुझे हिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस मेरे सही होने चाहिए, मैनेजमेंट में इतने क्वेश्चंस सही होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में मैं डिसाइड किया था, लेकिन उसके पीछे सर एक रणनीति थी मेरी ये कि मैंने उससे पहले हर साल के पेपर देखे जी। वहां से मैंने अपने आप को तैयार किया। मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे सेलेक्ट होने के लिए और एक अच्छी रैंक पाने के लिए एटलीस्ट इतने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से करने हैं। लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से क्या आ जाए। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास जितना मैटर है उसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा मैटर कलेक्ट नहीं करें, लेकिन जितना है उसी को बार बार रिवीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर कि मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन किया था और जितना हो सकता, मैं ये नहीं कहूंगी कि सर हर एक टॉपिक को तैयार करें, लेकिन उन टॉपिक को बिल्कुल तैयार करें जिनमें से एक क्वेश्चन या फिर, क्योंकि सर टॉपिक होते हैं बहुत ज्यादा और क्वेश्चंस होते हैं बहुत कम। फर्स्ट पेपर का सिलेबस फास्ट है बट पेपर छोटा होता है, पेपर शॉर्ट होता है। तो वहाँ पे आपको पेपर्स देख के एनालाइज करना होता है कि इस टॉपिक में से कौन से ईयर में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब टाइम टेबल और अपना शेड्यूल डिसाइड कीजिए कि मुझे इस टॉपिक को तैयार करना है और इस तरह से तैयार करना है। इस तरीके से तैयार करना है। और उसमें हेल्प करता है पीछे के जो पेपर्स है पिछले ईयर्स के, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने भी खास तौर पर इसमें मदद की होगी। बिल्कुल सर, कोचिंग में बहुत ये चीज कोचिंग में सिखाई गई थी कि इस पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस तरीके से मैनेज करना होता है उनको। और जो आपने पहले बात की थी कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। जी बिल्कुल सर, ये चीज कोचिंग में यही चीज आके सीखी जाती है। कोचिंग का फायदा यही होता है कि आपको वो अननेसेसरी चीजें होती है वो नहीं पढ़नी होती। वहाँ पे आपकी एनर्जी बचती है, वहाँ पे आपका टाइम सेव होता है, आप उन सब चीजों से बच जाते हैं। एक चीज जो मुझे एकदम से आपसे बात करते करते याद आई कि आपका पेपर कौन सी तारीख को था, 3 को, 6 को या 9 को? सर मेरा फर्स्ट पेपर था 6 तारीख को और मेरे सब्जेक्ट का पेपर था 8 तारीख को। अब मैं 6 तारीख वाले पेपर से जुड़ी हुई एक बात पूछना चाहूंगा जी। 3 को जो पेपर था तो ऐसा था कि करंट अफेयर्स जैसा मुझे याद है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि कई विद्यार्थी बहुत घबरा गए थे क्योंकि तैयारी अमूमन विद्यार्थियों ने 2019 के करंट अफेयर की थी और प्रश्न 2018 से आ गए थे। क्या वो 2-3 दिन उस घबराहट में आपके भी निकले थे या फिर कॉन्फिडेंट थे कि नहीं जो होगा सबके साथ ही होगा, मैं मैनेज कर लूंगी? नहीं सर, मुझे घबराहट बिल्कुल नहीं थी क्योंकि कलाम कोचिंग ने सर रिसेंट 2018 का जो करंट का मैटर था ना वो अवेलेबल करवा दिया था, जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था और वो बहुत ही फायदेमंद रहा। मैंने उसको उन 3 दिन में से मुझे इतना टाइम मिल गया था कि मैंने उसको रिवाइज कर लिया था। और वो इसलिए हुआ कि सर मैंने पहले की जो बुकलेट्स थी ना मैंने उनको मैनी टाइम्स रिवाइज किया था 2019 तो मुझे ज्यादा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी थी और 18 को आपने इस समय में रिवाइज कर लिया। बिल्कुल 19 का तो सर तैयार हो ही रहा था कोचिंग में, लेकिन 18 का था तो उन्होंने कोचिंग ने समराइज करके बहुत ही शॉर्ट नोट्स में और बहुत ही अच्छे से जी मैटर को बहुत अच्छे से दिया था ताकि मुझे दिक्कत नहीं हुई सर बिल्कुल भी करंट अफेयर्स में। तो ये हाँ जी सर, ये जो सुविधा थी ना ये सिर्फ कलाम कोचिंग में मिली थी। अच्छा, कोचिंग से जुड़ने का सर ये बहुत बड़ा फायदा था। वहाँ पे मेरे 8-10 क्वेश्चन सिक्योर हो गए थे। चलिए, बहुत खुशी की बात है और आप निरंतर इसी तरह से सफल होते रहें। सेकंड पेपर या आपके सब्जेक्ट की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, अपने आप में बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, अपने आप में विज्ञान है पूरी। और अक्सर ऐसा माना भी जाता है, अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि बहुत कम विद्यार्थी
इसको अप्रोच करते हैं। बहुत ज्यादातर विद्यार्थी देखते हैं यार इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्यों इसकी तरफ जाएं, लेकिन आपने न सिर्फ उस विषय को चुना बल्कि उस विषय को टॉप भी कर लिया। इस पेपर की तैयारी आपने कैसे की और इस पेपर की तैयारी के अंदर किस किस चरण से आप गुजरे, उसके बारे में जरा विद्यार्थियों को बताएं। सर, इस पेपर में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सबसे पहले आपकी रुचि होनी बहुत जरूरी होती है जी। बिना रुचि के आप किसी सब्जेक्ट को किस हद तक पढ़ेंगे, आप रट नहीं सकते। और जो फर्स्ट ग्रेड का है वो तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है जी, क्योंकि सर उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके टोटल 150 क्वेश्चंस प्लस 75। सर आपका ऑलमोस्ट सब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट ही है, उसके लिए सबसे पहले रुचि जी होती है। तो सर मेरी रुचि थी इकोनॉमिक्स में बहुत, बीए में मेरा रहा, पीजी मैंने इससे की, और उसके बाद से मैंने तैयारी की। मैंने जो मेरी पीजी की बुक्स थी उनको सर मैंने बहुत अच्छे से रीड किया, उन्हीं को आधार बनाया। इसके अलावा सर मेरे जो डेवलप कोचिंग के सर थे अनुज जी कुलरी सर, उनके नोट्स बहुत अच्छे से बनवाए थे उन सर ने, तो मैंने उन नोट्स को बहुत टाइम सर मैंने रिवाइज किया। मैंने तो यही था कि मैंने सर के नोट्स थे बहुत अच्छे से पढ़े थे और सर उनमें से ऑलमोस्ट मैटर आ गया था। अच्छा। मुझे बुक्स पढ़ने की नीड नहीं थी, लेकिन सर मेरे पास टाइम था और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सो मैंने बुक्स पढ़ी थी। बाकी नेसेसरी नहीं है कि आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि अनुज जी सर के नोट्स सफिशिएंट थे। सर के जो नोट्स थे, जैसा कि आपने बताया, शिक्षक का जो एक मार्गदर्शन है वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है जी। बिल्कुल सर, सर ने हमेशा, बच्चा कभी कभी ऐसा टाइम आ ही जाता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता, क्योंकि सर सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर आप एक भी टॉपिक देखते हो ऐसा कि जो आपको नहीं आता है, तो आप वो जितने टॉपिक आते हैं उन सबको भूल जाते हैं कि आपको ये भी आते हैं, और ऐसे वीक पॉइंट आ ही जाते हैं सर इतने लंबे ड्यूरेशन में। तो सर ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था कि मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता है जी। तो सर उस टाइम सर ने बहुत हेल्प की थी कि आप पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है उस पूरे प्रोसेस में, कि आप अपने ऊपर ना नेगेटिव एनर्जी को हावी मत होने दो। हर टाइम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं सर, लेकिन फिर भी सकारात्मक बने रहो, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। बहुत खूब, बहुत ही जबरदस्त बात आपने कही है। और तमाम विद्यार्थी जिनके आगामी महीनों में परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, ये पहला सूत्र है सफलता का कि आपको तनाव नहीं लेना है। सफलता आना, असफल हो जाना, ये सिक्के का दूसरा पहलू है, लेकिन सिक्के का पहला पहलू यही है कि आपको सकारात्मक रहना है, आपको उस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करना है। तो आप इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी यात्रा, इस सफलता का श्रेय अगर किन्हीं को देना चाहें तो किन्हें देंगे? सर इस सफलता के अंदर सिर्फ किसी एक का योगदान नहीं था, बहुत से लोगों का था सर। मैंने सिर्फ स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई की थी, मैटर मुझे कोचिंग से मिल गया था। फर्स्ट पेपर में सर मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, मुझे तो सिर्फ याद करना था। उसके पीछे सर कलाम कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन टीचर्स ने मिल के नोट्सों को समराइज करके सर जो मेहनत करके मुझे दिए थे। इसके अलावा सर डेवलप कोचिंग के सर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती थी, और एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने टीचर से जाके मिलते हो। ये चीज कलाम कोचिंग में भी बहुत अच्छे से थी कि आपको इश्यू होता है, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, आप रिसेप्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी थी। डेवलप में भी सर ने ये किया। और सर सबसे मेन थिंग मेरे ताऊ जी, उन्होंने हर पॉइंट पे उन्होंने मेरे लिए हर एक स्ट्रेटेजी बनाई, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेने दी। जो करना था मेरे ताऊ जी ने किया, मैंने सिर्फ पढ़ाई की सर, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो सर मेरा टाइम बहुत सेव हुआ, मेरी एनर्जी बहुत सेव हुई, जो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक कंपटीटर के लिए और हर एक प्रतियोगिता के लिए एनर्जी सेव करना, टाइम सेव करना सर बहुत बड़ी बात होती है। सही है। एक बात मुझे याद आ गई कि कहते हैं कि एक पेड़ के फलने या फूलने में कई बरसातों का पानी मिला हुआ होता है, और वो कई बरसातें जिन्होंने अपने यत्न से इस पेड़ को सींचा, जिस वृक्ष की छाया, जिस वृक्ष की सफलता रूपी जो खुशबू है, वो आप सभी विद्यार्थी देख रहे हैं विदिशा जी के रूप में। विदिशा जी, अगर आपकी तैयारी की बात करें तो आपने ऐसा क्या अलग किया
ऐसा क्या एक्स फैक्टर था आपकी तैयारी में जो आपको लगता है कि बाकी विद्यार्थियों से मुझे अलग कर रहा था? बाकी विद्यार्थी जिस रास्ते पे जा रहे थे मैं हमेशा से उनसे अलग थी। जैसे टेस्ट सीरीज को तैयार करने की या टेस्ट सीरीज के विश्लेषण की आपने अभी बात बताई कि मैं जो आंसर गलत थे मैं उनको भी ऑप्शंस को एक बार चेक करती थी कि वो किस क्वेश्चन के सही आंसर हो सकते हैं जी। ऐसी और क्या विशेषताएं थी आपकी तैयारी में जो बाकी विद्यार्थियों के लिए एक सबक या फिर एक लर्निंग साबित हो सकती हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैंने मेरा एक टाइम टेबल शेड्यूल किया था कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देना ही है। उस हिसाब से सर मैंने पढ़ाई की। दूसरा सर, मैंने बहुत ज्यादा मैटर कलेक्ट नहीं किया था। मेरा मैटर बहुत लिमिटेड था, मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। उसके अलावा सर था टेस्ट सीरीज का बहुत योगदान था। टेस्ट मैंने बराबर टेस्ट दिए थे, उससे मैं अपने आप को कैलकुलेट करती थी कि मुझे कितना आता है और मैं कितना और इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर लेवल पे रहती है। तो वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। टेस्टों के साथ पता लगता है कितनी तैयारी है। इसके अलावा सर और था जो ये था कि सर मैंने रिवीजन बहुत टाइम किया था। जो मेरा लिमिटेड सोर्स का था ना, उसको मैंने बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग गाइड से या अलग अलग बुक से पढ़ने की कंपेयर में मैंने उसको रिवाइज करने पे फोकस किया। और यही है कि आप बहुत ज्यादा न पढ़ के, क्योंकि 100% कट ऑफ तो किसी भी एग्जाम की नहीं जाती है, ये 70-80 मैक्सिमम होती है। और आप उतना मैटर तैयार कर लो, लेकिन जितना तैयार करो उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। एटलीस्ट उस टॉपिक में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर आप कोई टॉपिक छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये टिपिकल है और एग्जाम के व्यू से अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। वो आपके सिलेक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन आपको ये जरूर करना है कि रिवीजन करना है और जितने टॉपिक तैयार किए हैं उनको बहुत बार-बार रिवाइज करना है जी। सर ये मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, मैं जितना पढ़ूं उतना मैं बहुत अच्छे से पढ़ूं। उसमें फिर कोई गुंजाइश ना, उसमें 1% भी गलत ना हो। गुंजाइश नहीं थी सर जी। इनफैक्ट मैंने भी छोड़े थे सर, बहुत से टॉपिक मैंने छोड़े थे। बाकी विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ओर से क्या संदेश है उनको? सर मेरी ओर से उन लोगों के लिए एक ही संदेश है कि हर्डल्स, डिस्ट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में आते हैं, बाधाएं हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन आपको एक जुनून रखना है कि नहीं बस मुझे करना है। और जब आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि मुझे करना ही है, तो बाकी सर सब साइड में हो जाती है, ऑटोमेटिक साइड में हो जाती है। आपको उन चीजों पे फोकस ही नहीं कर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को इग्नोर करना, लेकिन फिर आप अगर स्टार्ट कर दोगे उनको इग्नोर करना, तो धीरे 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 वो चीजें चली जाएंगी। ये सब चीजें शेड्यूल नहीं होती सर, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या इस तरीके की बनानी है। सबसे जरूरी चीज मुझे ये लगती है कि आप एक रणनीति बनाओ, रिवीजन करो, कंटिन्यूटी, एक उचित मार्गदर्शन, ये सब बहुत जरूरी है सर। और सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम के लिए सर जुनून होना बहुत जरूरी है। मुझे ये करना है तो बस करना ही है, उसके आगे आपको कुछ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने तैयारी की, आप इस लक्ष्य तक पहुंचे, आगे कोई ऐसा सपना देखा है कि फिर एक और लक्ष्य बनाऊं, फिर अपने आप को विजेता साबित करूं, फिर अपने आप को प्रूव करूं? जी सर बिल्कुल सोचे। चलिए, क्या आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी सर, इतना ही बताना चाहूंगी कि टारगेट मेरे आगे और है, लेकिन सर मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं राजस्थान में रह के ही अपनी सेवा दूं। राजस्थान से बाहर मैं जाना नहीं चाहती और राजस्थान में टॉप लेवल की जॉब है सर, मैं वहां तक अपना एफर्ट जरूर डालूंगी। बहुत बढ़िया विदिशा जी। कलाम टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं, आप इस खास बातचीत से जुड़े, और साथ ही तौर पर शुभकामनाएं देती हैं आपके परिवार को जिन्होंने आपकी तैयारी में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। वो भूमिका जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, वो भूमिका जिसके बारे में शायद दुनिया को पता भी ना चले, क्योंकि वो आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है कि जिन बलिदानों से, या फिर यूं कहूं कि जिन संकटों से, या जिस तरह का समर्पण उन्होंने आपकी तैयारी में रखा, और उसका प्रतिफल आपने आज सफल होकर दिया। एक बात और बताना चाहूंगी कि आप जहां भी रहें, जो भी तैयारी करें, आप अपना एक सर्किल ऐसा बनाएं जी अपने दोस्तों का, जैसे मेरा था, मेरे सर्किल में 2-4 दोस्त थे मेरे जी,
तो सर आपका एक ऐसा ग्रुप होना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को इवेलुएट कर सकें और आप उन लोगों के साथ बैठ के अपना डिस्कशन कर सकें। आप अपनी तैयारी को जैसे आपको टाइम मिले आप उन लोगों के साथ डिस्कशन करें और आके आपका उससे रिवीजन भी हो जाता है और आपको ऐसे लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस बहुत आता है सर उससे जी कि मुझे ये चीज आ रही है। और आपको उस टाइम ऐसा होता है कि वो कुछ नहीं आता होता है तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, साथी दोस्त को आ रही मुझे क्यों नहीं आती, वापस देखेंगे। सही है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियां हैं जो मैं विदिशा जी को समर्पित करता हूं, टीम कलाम की तरफ से उनके परिवार को समर्पित करता हूं। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है जो उन्होंने 1922 में लिखी थी और उस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन बच्चन साहब ने किया था। और वो कहते हैं कि गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां आराम बदा, अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। आपकी यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहे और आप इसी तरह सफलता के एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ टीम कलाम आपसे विदा लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू सो मच विदिशा जी।